हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम आपके इस फेवरेट चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट का सबसे पहला चैप्टर। कौन है वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 2, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी ज्यादा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज को कैरी करती है, इससे आते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस। इसके सारे ही चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है? सबसे पहला तो यही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद आता है इवोल्यूशन। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, इसके तीनों ही चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी किन चैप्टर्स की ज्यादा है आगे वाले चैप्टर्स से भी, तो आप ध्यान दोगे कि इस चैप्टर की कनेक्टिविटी आपके सेकंड चैप्टर से भी जाकर बैठती है, जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हो गया थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, तीनों के कंपैरिजन में। देन आप, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इससे तो कनेक्ट कर ही रहा है, आपकी आने वाली 4th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेट करता है। तो अब आप समझो, जिस चैप्टर की कनेक्टिंग लिंक्स इतने ज्यादा हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी या नहीं। तो बस इसीलिए ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों ही चैप्टर्स। ओके, उन दोनों इंपॉर्टेंट में से आज हम एक और इंपॉर्टेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर आज हम लेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम कवर करेंगे आज इसका एक सबसे पहला टॉपिक भी, विच इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलो तो फिर डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक से। ठीक है, पूरी कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूं वो स्टार्ट हो जाती है टॉपिक से, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज का जो लेक्चर है वो बिगिनिंग से 50% टाइम तक, ठीक है, जितने भी टाइम पीरियड का ये लेक्चर हमारा जाने वाला है, बिगिनिंग से 50% टाइम तक ये लेक्चर सच में एक लेक्चर रहने वाला है। अब आप बोलोगे मैम बाकी वाले क्या झूठ में लेक्चर होते हैं? देखो, ये वाला सचमुच एक लेक्चर आपको इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें कि भाई सोचो कभी अगर ऐसा होता तो क्या होता, सोचो अगर ये पेड़ जो है वो इस तरह से ना चल रहे होते और ऐसे अगर ये चलने लग जाते तो क्या होता। वो जो आपने एक गाना सुना होगा कि सोचो ये तारे ऐसे ही बस टिमटिमा रहे हैं या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, इस तरह से आपको काफी सारी चीजें आज यहां पर सोचनी है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम रेज करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे उनके आंसर्स की तरफ, फिर हम सोचेंगे कि सॉल्यूशन कहां से निकलने वाला है। इस तरह से हम कुछ अलग अलग तरह की चीजों के बारे में आज सोचने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक भी, तो फिर 50% तक तो हम सारा डिस्कशन करेंगे और 50% पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर फ्लो। अब स्टार्ट कर देती हूं मैं सबसे पहले आपको बताना कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आपको जितना अगर पता है या फिर नहीं भी पता है तो भाई मैं किस लिए हूं, बताने के लिए आई हूं, राइट। सबसे पहले तो इन टॉपिक्स से भी पहले, राइट, सारे चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक्स सिर्फ इतने ही नहीं है भाई, और भी हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के साथ डील करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूं। एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या होता है मैम? है बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और वो है क्या? मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आपको पता है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस? क्या आपको पता है कि हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या ये दोनों सेम टर्म्स हैं या इन दोनों टर्म्स का मतलब कुछ अलग अलग है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप जानते हो हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होता है? जल्दी 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 भर दो कमेंट बॉक्स को यार। इतने सारे आप लोग अवेलेबल होते हो, इतने सारे आप लेक्चर को देख रहे होते हो, लेकिन जब मैं बोलती हूं कि यार ये चीज तो बता दो एटलीस्ट, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें ही मैं हमेशा आपसे पूछती हूं, अदरवाइज बाकी सारा मैं आपको बता देती हूं। तो इन बेसिक चीजों के आंसर से तो कमेंट बॉक्स भरना ही चाहिए, राइट। और जब तक आप लोग बता रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या फिर ये दोनों हैं अलग अलग, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ। तब तक मैं जरा एक बहुत ही रेयर सी चीज कह दूं जो मैं कभी नहीं कहती, कि भाई एक बात बताओ, मैंने हमेशा नोटिस किया है आप लोग क्या करते हो ना, आते हो बढ़िया तरीके से बायोलॉजी पढ़ते हो, चले जाते हो, मतलब लाइक वाइक करने वाली कोई गेम नहीं रखी आप लोगों ने। हाँ, अगर आपको कोई सेशन पसंद आता है, आप देखते हो, उससे आपको कोई भी हेल्प मिलती है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, एग्जाम के लिए, मिड टर्म की सीरीज अगर आपने देखी है, अगर आपको उससे कोई हेल्प मिलती है, तो क्या सेशन को लाइक करना बनता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं करते हो ये बताओ? हाँ,
बताओ जरा, हर एक लेक्चर में मैं कभी कहती नहीं हूं, इसका मतलब यह है क्या? हाँ, लाइक ही नहीं करते हो यार, कैसे चलेगा? अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा यार। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? यही तो वो कुछ छोटे छोटे से फीडबैक्स हैं जो मुझ तक पहुंचते हैं कि आपको सेशन पसंद आ भी रहा है या नहीं। हाँ, तो ये फीडबैक्स तो आपको देते ही रहना पड़ेगा भाई, देते रहा करो, ठीक है? अच्छा लगता है, ठीक। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ बताना। अगर आपने इतनी देर में मुझे बता दिया है अबाउट द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता पाए हो तो कोई बात नहीं, अभी विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स सब इस बात को आंसर कर पाएंगे कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छोटे से, बेसिक से, अच्छे से, बढ़िया तरीके के एग्जाम्पल से। ठीक, मैंने आपसे कहा कि आपने ये टर्म तो जरूर सुना होगा कि आपकी फैमिली में, ठीक है, आपकी फैमिली में या किसी की भी फैमिली में सबने ये टर्म सुने होते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी, किसी भी एरिया से, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, ये टर्म सभी ने सुने हुए होते हैं, राइट? कौन सा टर्म? कि भाई इनके पेरेंट्स ने इनके लिए ये छोड़कर गए, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनके लिए इतना जायदाद छोड़कर गए, या बहुत सारा सोना चांदी छोड़कर गए, या बहुत सारी जमीन छोड़कर गए हैं, या उनके तो बहुत एकड़ से मैम जमीन है, उनके घर तो पुश्तैनी है, हाँ, अरे उसके पास तो पुश्तैनी हवेली है, या फिर पुश्तैनी फार्म हाउस है, या फिर उन्हें मिला है कुछ भी पुश्तैनी चीज, ठीक है, कोई भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये सारे टर्म्स आपने जरूर सुने होंगे, है ना? सबने सुने हैं ना कि मैम कुछ ना कुछ जो होता है वो क्या होता है, इनहेरिट होता है। कुछ ना कुछ चीजें जो होती हैं वो क्या होती रहती हैं, इनहेरिट होती रहती हैं। तो ये जो आपने इनहेरिटेंस के बारे में, ये जो आपने इनहेरिट वर्ड यहां पर यूज करते हो कि मैम ये तो पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ था, ये तो पुरानी जनरेशन से इनहेरिट हुआ था, ये जो इनहेरिट वर्ड आप यूज करते हो, क्या हेरिडिटी भी इसी के जैसा है या उसमें कुछ डिफरेंस है? अगर नहीं समझ पाते हो तो चलो आज पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? जरूरी है इस चीज को समझना कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो यहां देखते हैं। सी, वो जो आप सुनते हो ना टर्म्स, जो आप टर्म्स सुनते हो कि चीजें क्या होती हैं, पेरेंट्स से या जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी में क्या होती हैं, इनहेरिट हो जाती हैं, है ना? तो ये टर्म्स तो सही हैं भाई, ये टर्म्स तो सही हैं, ठीक। मैंने अगर कहा कि जनरेशन टू जनरेशन, या फिर चलो मैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लिख देती हूँ, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन में, ठीक है, या फिर हम जनरेशन 1, ठीक है, जनरेशन ओके 1 से जनरेशन 2, फिर उससे 3, फिर उससे 4th, फिर उससे 5th, इस तरह से चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है, फ्लो हो रही हैं। फर्स्ट जनरेशन से आगे की जनरेशन तक क्या होती जा रही है, फ्लो होती जा रही है, ठीक है। जो सबसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड तक गई होगी, ग्रैंड से आपके पेरेंट्स तक गई होगी, आपके पेरेंट्स से आप में आई होगी, और आपसे आपके बच्चों में चीजें क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, ठीक है। जो भी जायदाद होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उनका मटेरियल होगा, ठीक। तो इस तरह से अगर जायदाद ट्रांसफर हो सकती है, जिसको आप कहते हो क्या, इनहेरिटेंस, तो ये बताओ क्या आपके अंदर कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते? क्या आपके पेरेंट्स से आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है मैम। मेरी मम्मी के बाल घुंघराले थे तो मेरे भी हो गए, मेरी पापा की आंखें जो थी वो कैसी थी, ब्लू आइज थी, तो मेरी भी ब्लू आइज हो गई, ठीक है। या फिर ये कहो कि मेरे पेरेंट्स की तो आंखें ब्लू नहीं थी, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की आंखें ब्लू थी और मेरी हो गई। तो मैम ये कैरेक्टर्स भी हमें क्या मिलते हैं, हमारी जनरेशन से हमारे अंदर पास ऑन जरूर होते हैं। लेकिन अब ये बताओ, ये जो जायदाद है, जमीन है, पैसा है, धन है, दौलत है, चांदी है, सोना है, ये सारी चीजें, और ये वाले जो आपके कैरेक्टर्स हैं कि आंखों का कलर, आपके बालों का टाइप, आपका स्किन का कलर, राइट, ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये भी और ये कैरेक्टर्स भी दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो जब भी आप जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हो, ध्यान से सुनना, मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूं, डिफरेंस बता रही हूं। जब भी आप जनरल कैरेक्टर्स के इनहेरिट होने की बात करते हो, तो इनहेरिटेंस क्या है, एक जनरल टर्म है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, एक जनरल टर्म है। लेकिन अगर आप बात करते हो किस चीज की, कि जेनेटिकली,
ठीक है, जेनेटिकली चीजें जब ट्रांसफर हो, मतलब क्या हो, जीन्स के थ्रू जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो, पेरेंटल जीन से आपके अंदर आई तभी वो कैरेक्टर आपके अंदर शो हो रहा है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से वो जीन्स आपके पेरेंट्स से होते हुए आपके पास आई तब जाके वो कैरेक्टर आपके अंदर शो हो रहा है। तो इस तरह से जब जेनेटिकली जीन्स के थ्रू चीजें ट्रांसफर हो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, मतलब जीन्स का इनहेरिटेंस, या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस लिख दूं मैं इसे तो कोई दिक्कत होगी क्या, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है, जीन्स का इनहेरिटेंस या जेनेटिक इनहेरिटेंस ही कहलाता है क्या, हेरिडिटी। क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, जीन्स का इनहेरिटेंस या जेनेटिक इनहेरिटेंस ही कहलाता है हेरिडिटी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, मतलब इनहेरिटेंस ये भी है और इनहेरिटेंस ये भी है, समझे। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही क्या है, ट्रांसफर, किससे किसमें, पुरानी जनरेशन से नई पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ट्रांसफर, दोनों ही इनहेरिटेंस है। लेकिन जब जनरल कैरेक्टर्स की बात होगी तो इट इज इनहेरिटेंस, ओनली इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो इट इज हेरिडिटी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। अब समझ पाए कि सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। अब पूरे चैप्टर में आप ये वर्ड यूज करोगे, इनहेरिटेंस 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 इनहेरिटेंस। बताओ कभी किसी को कोई कंफ्यूजन आने वाला है पूरे चैप्टर के अंदर जब आप इस टर्म को यूज करोगे, क्या आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी होने वाली है अब अबाउट द इनहेरिटेंस और द हेरिडिटी? जल्दी से बताओ, इस चीज को नोट कर लो, सिर्फ ये 3 टर्म्स को नोट कर लो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए कर लिया नोट सभी ने, आ जाओ स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज। ठीक है, ये 2 जो बेसिक से डिफरेंस थे ना, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी थे। आगे कहीं पर भी अब ये टर्म्स यूज होंगे तो इस टर्म की वजह से आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व है और आगे जेनेटिक वर्ड और हेरिडिटी वर्ड भी आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चलो सबसे पहले देख लो टॉपिक्स, सबसे पहले तो देख लो टॉपिक्स। ठीक है, पहली फुर्सत में देख लेते हैं टॉपिक्स। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले जब मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट दे दूंगी, जितने भी मैं आपको कह रही हूं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, फिर उनके आंसर की तरफ भागने वाले हैं, इस पूरी प्रोसेस के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। भाई मेंडल का बारे में तो आपने सुना ही है, राइट? मेंडल के बारे में तो आपने सुना ही है, मेंडल का नाम तो आपने सुना ही है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये वो साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से ही आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, राइट? जिनकी वजह से ही आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था क्या? उन्होंने डिड्यूस किए, या उन्होंने ये कह सकते हो इन्वेंट किए, या उन्होंने किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, या उन्होंने किए डिस्कवर, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स दिए किस चीज के?
कि किस तरह से जेनेटिकली चीजें इनहेरिट होती हैं, मतलब क्या होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस पैटर्न पर होता है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या लॉज हैं, ये सब किसने आपको प्रोवाइड किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कैसे किया, अपने काफी सारे रिपीटेडली कंसिस्टेंटली किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर। ठीक है, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कहां किए, किस चीज के ऊपर किए और उसी पर क्यों किए, आपको पता है किसकी मैं बात कर रही हूं, पी प्लांट की, राइट। तो उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों, कब, कैसे किए, उनका क्या रिजल्ट निकला, कैसे निकला, ये सारी चीजें ही आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, के इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल और उनकी वजह से आने वाले, ठीक है, इस तरह से आने वाले वेरिएशंस, यही आपको पढ़ना है, राइट। तो मैंडल ने इनहेरिटेंस के कौन कौन से लॉज को दिया, सबसे पहले हम यहां पर इस चीज को पढ़ेंगे। देन इनहेरिटेंस जो है, ठीक है, जो लॉज है या जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है वो 1 जीन में भी आपको पढ़ना है, देन आपको 2 जीन्स के लिए भी पढ़ना है। अब 1 जीन का इनहेरिटेंस क्या है समझो, मतलब अगर मैं बात करूं कि एक कैरेक्टर के लिए जब आपको इनहेरिटेंस बताया जाएगा ना कि एक कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट हो रहा है, मतलब अगर हम कोई क्रॉस कर रहे हैं, राइट, आपको पता है इसके अंदर हमें क्या करने होते हैं, बहुत सारे क्रॉस के साथ डील करना होता है, ठीक, काफी सारे क्रॉस होते हैं, चलो मैं लिख देती हूं यहाँ पर, काफी सारे क्रॉस होते हैं, जैसे आपको सीखना होगा यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के बारे में, राइट, टेस्ट क्रॉस सीखोगे आप, हाँ, और आप सीखोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और आप पढ़ोगे पुनेट स्क्वायर के बारे में, ठीक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और पुनेट स्क्वायर, ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको सारे इसके अंदर पढ़ने हैं, ओके। यहां पर आप समझोगे कि एक कैरेक्टर जब इनहेरिट होता है तो वो किस तरह से होता है, और अगर आप बोलोगे कि मैम एक कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर का क्या मतलब है, मतलब एक साथ जब 2 कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हो, ठीक है, एक साथ जब 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस मेंडल ने स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उसे आप पढ़ोगे कि 2 जीन्स किस तरह से इनहेरिट होती हैं। बहुत ज्यादा मैं आपको टर्मिनोलॉजी अभी बिल्कुल जो चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है वो नहीं बता रही हूं, हम एक एक टॉपिक के अंदर 1 बाय 1 इन चीजों के साथ डील कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सी इंट्रोडक्शन दूंगी कि भाई यहां पर आपको एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, बस वो करना है। देन आपको यहां पर पढ़ना है कि 2 जीन्स एक साथ किस तरह से इनहेरिट होती हैं, वो समझना है। अब जब आप इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर काफी सारे लॉज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर से ही निकल कर आएंगी इसी की सब ब्रांचेस, ठीक है, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि भाई कौन डोमिनेट कर रहा है, और अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो उसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न है क्या, उसका कोई एक फिक्स्ड लॉ है क्या, जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं उनमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, क्या वो एक फिक्स्ड पैटर्न पर डोमिनेट करेगा, ये चीजें आपको पढ़नी है यहां। देन आपको पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि भाई कैरेक्टर्स किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं तो किस प्रिंसिपल के थ्रू, किस रूल के थ्रू, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो कि बताया हुआ है किसने, सारा कुछ बताया है अपने ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन के बेसिस पर। तो ये आप पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कभी डोमिनेट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ये किस तरह का फिनोमिना है, इसका भी क्या कोई एक फिक्स पैटर्न है या बस रैंडमली कभी मन किया तो डोमिनेट कर गया, कभी मन किया तो नहीं किया, क्या ऐसा होता है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी यहां पर। देन को डोमिनेंस, क्या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक साथ डोमिनेट करते हैं कि भाई चल तू भी डोमिनेट कर, तू भी डोमिनेट कर, अपन दोनों मिलकर डोमिनेट करते हैं, राइट, कोई किसी को दबाएगा नहीं। तो क्या इस तरह की प्रोसेस भी होती है, किसके अंदर होती है, कब होती है, किन कंडीशंस में होती है, ये आप पढ़ोगे को डोमिनेंस के अंदर। देन आप पढ़ोगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, की 2 जीन्स एक साथ किस तरह से इनहेरिट होती हैं, क्या उसका पैटर्न होता है। उसके अंदर आप देखोगे कि अगर 2 जीन एक साथ इनहेरिट हो रही हैं, राइट, 2 जीन्स एक साथ इनहेरिट हो रही हैं, एक साथ अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, तो क्या वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ जो है वो प्रिया भी चल रही है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता कि मेरे साथ रिया भी चल रही है, भाई मुझे तो यहां जाना है तो मैं जा रही हूं और मुझे यहां जाना है तो वो भी जा रही है, ठीक है, दोनों बढ़िया तरीके से पैरेलली चले जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आज बगल वाला क्या कर रहा है, अगल वाला क्या कर रहा है, राइट। तो मतलब 2 कैरेक्टर्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, उन्हें एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं है, बस वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये कहलाएगा भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जिसके अंदर जो दो जीन इनहेरिट हो रही हैं उन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों अपना अपना काम करती हैं, बिंदास जीती हैं। ठीक, तो ये किस तरह से करती हैं भाई, क्या उसका पैटर्न है वो आपको पढ़ना है। हर चीज के लिए लॉज दिए हुए हैं, देख रहे हो ना, हर चीज के आगे क्या लिखा है, लॉ। ठीक है, हर चीज के कुछ लॉज हैं। ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेसेस जो आपको बताए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा रैंडमली होने वाला नहीं है। इन सब के लिए दिया गया है एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। ठीक, ये आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी में आपको बताया जाएगा क्रोमोसोम लेवल पर कि ये इनहेरिटेंस की प्रक्रिया आखिर क्रोमोसोम लेवल पर किस तरह से चली आ रही है। सिर्फ जीन के लेवल पर, सिर्फ आपको जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर या डीएनए सीक्वेंसेस के लेवल पर नहीं, पूरा क्रोमोसोम लेवल पर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रही हूं मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार तो ये सारे चैप्टर्स, कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसे या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को क्या किया कि अरे यार ये तो इतना, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर इसमें पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, स्किप कर दिया। यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें अभी कुछ बता ही नहीं रही हूँ। ठीक है, ये कुछ भी मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि यार कहानी है, सुन लो। ठीक है, कहानी है, सुन लो। सुन लोगे, उसके बाद जब इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे कहां पर, एनसीईआरटी रीडिंग से, उसके बाद आपको लगेगा कि एनसीईआरटी रीडिंग में तो कुछ निकल के ही नहीं आएगी, तो सब कुछ पढ़ा पढ़ा सुना सुना लग रहा है कहानी के बाद, तो फिर आपको एनसीईआरटी भी भारी नहीं लगने वाली। ठीक है, फिर आपको सब कुछ आसान लगने वाला है। ये अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो अभी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आज ही पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, ट्राई करके देख लेना। सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हो, देन पढ़ने वाले हो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलेगा क्या मैम? कभी तो प्रिया और रिया बोलेंगी कि चलो यार हाथ पकड़ के चलते हैं, हाँ कभी तो बोलेंगी ना, कभी तो जरूर बोलेंगी, ऐसा भी होगा। और उसे ही को आप कहोगे क्या, लिंकेज, कि भाई ये जो दो जीन्स हैं क्या कभी लिंक नहीं होने वाली, होने वाली हैं। क्या इनके बीच में कोई लिंकेज पाया जाता है? अगर लिंकेज पाया जाता है तो क्या वो टाइटली लिंक्ड वाला अलग पाया जाएगा, लूजली लिंक्ड, ऐसा भी कुछ होगा? और अगर इनके लिंकेज से भी क्या फिर ये जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, अगर ये लिंक हो जाएंगी क्या तब भी वो फॉलो होगा या फिर वो चेंज हो जाएगा? या फिर अब जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक वाले के ऊपर जो है वो ज्यादा, एक जो है दूसरे पे भारी पड़ जाएगी? क्या ऐसी कोई कहानी आने वाली है? अभी नहीं बताऊंगी, ये आप पढ़ोगे इसके अंदर, ये आप पढ़ोगे इसके अंदर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, कि अगर प्रिया और रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर दिया तब भी क्या ये दोनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट दिखाएंगी, या फिर इनके कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से अफेक्ट हो जाएंगे? सी, और क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। इन दोनों टर्म्स को देख के घबराना नहीं, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा इसका मतलब है। सी, पॉलीजेनिक का मतलब क्या हुआ, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टी, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टी, एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा। सी, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही अगर आप फिर क्रॉस करोगे ना, अपोजिट करोगे, तो वो आ जाएगा आपका प्लियोट्रॉपी पे। ठीक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब क्या हो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए जैसे अगर मैं बात करूं हाइट की, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है, क्या दुनिया जहान में सिर्फ दो तरह की हाइट पाई जाती है, एक बिल्कुल शॉर्ट और एक बिल्कुल टॉल? क्या सिर्फ दो तरह की हाइट पाई जाती है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा वैरायटी है। किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत ही ज्यादा कम होती है, किसी की एवरेज होती है, और एग्जैक्टली सेम तो किसी की भी नहीं होती। हाँ होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम फीट वाले कोई भी नहीं होते, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मतलब इसके लिए सिर्फ एक जीन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, और सिर्फ दो भी नहीं हो सकती, क्योंकि दो से ज्यादा वेरिएंट्स है हमारे पास, और दो से भी, तीन से भी कई ज्यादा वेरिएंट्स हैं। मतलब इसके लिए मल्टीपल जीन्स, इसके लिए बहुत सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगी इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बस इसी को आप कहते हो, इसी तरह के एग्जाम्पल्स को आप कहते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो सिर्फ किसी एक, दो या तीन जीन की वजह से नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ जीन की वजह से हो रहा है। ठीक, अब अगर आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ आ गया तो आपको प्लियोट्रॉपी समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जहां पर मल्टी की बात हो चुकी, तो अब बात होगी सिर्फ एक की, कि ऐसे कैरेक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं सिर्फ एक जीन की वजह से, एक सिंगल टाइप का एक्सप्रेशन शो करते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, प्लियोट्रॉपी के अंदर। इन्हें आप पढ़ोगे यहां पर। क्लियर है इतनी बात? अब बचा क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन,
कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है ह्यूमन बींग्स में भी आपको पढ़ना है, ड्रोसोफिला के बारे में भी आप पढ़ोगे अबाउट द हनी बी, राइट, और आप पढ़ोगे अबाउट द हेन ऑल्सो, ठीक। तो काफी सारे कुछ 3 से 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे इनका सेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। इन सब में अलग अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पाया जाता है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देन आपको पढ़ना है म्यूटेशन। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और म्यूटेशन आप वहां पर सुन चुके हो, सिकल सेल एनीमिया आपने वहां पर सुना ही हुआ है। म्यूटेशन होता है भाई जब आपके डीएनए के सीक्वेंसेस, वो जो AGTC सुनते आ रहे हो ना, AG OG LOG, बस उन सीक्वेंसेस में जब क्या आ जाए, कोई चेंज आ जाए, जब ये सीक्वेंसेस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, अपने नॉर्मल पैटर्न से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पर पाया जाएगा क्या, म्यूटेशन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, म्यूटेशन। अब ये किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर भी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा म्यूटेशन भी हो सकता है, तो इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। यहां पर जो होता है बेसिकली, अभी क्या याद रखना है कि डीएनए सीक्वेंसेस में जब चेंजेस आएंगे ना, कुछ अल्टरनेशन होगा, उसमें उसकी वजह से कॉज होगा क्या, म्यूटेशन। बस अभी इतना याद रखना है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं आप सबको पता है कि ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, ऐसे कई सारी डिजीजेस होती हैं जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी 2 साल के बच्चे में या किसी 25 साल के इंसान में या किसी 50 साल के इंसान में भी हो रही है, तो उसके लिए उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। ये कह दिया जाता है कि भाई उसकी क्या गलती है, वो तो जेनेटिक डिजीज थी, उसके पेरेंट्स में थी तो उसको भी हो गई। हाँ, सुना है ये सारा आपने, ठीक है। हालांकि जो सुनी हुई बातें होती हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होती हैं, ठीक। अब यहां पर जो आप सुनते हो कि इसमें उसकी क्या गलती थी, वो तो जेनेटिक डिजीज थी, उसके पेरेंट्स को था शुगर थी, डायबिटीज थी, तो उसको भी हो गई, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी मिथ मैं क्लियर कर दूं, हालांकि ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जीन्स में, अगर आपके जनरेशंस में, प्रीवियस जनरेशंस में कोई डिजीज है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो, बट हाँ काफी हद तक उसे आप अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हो। और वो किस तरह से रोक सकते हो, आप अपने एनवायरमेंटल कंडीशन और आप अपनी बॉडी की कंडीशंस को उस तरह से मेंटेन कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हमारा अभी इस टॉपिक पर डिस्कशन करना ज्यादा बनता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आपकी प्रीवियस जनरेशंस में डायबिटीज है या शुगर है, तो आपको जानने के बाद भी अगर आप सुबह शाम दिन रात जलेबियां खाते रहोगे और फिर बोलोगे कि वो तो भाई पेरेंटल थी, जेनेटिकल थी, तो हो गई, तो मेरी क्या गलती, तो क्या ये सही होगा, बताओ। जब आपको पता है कि आपकी जीन्स में जो है वो डायबिटीज जो है वो इनहेरिट होके आ सकती है, आपके पास वो चीज पहले से है, क्या आप उसके लिए ज्यादा क्या हो, प्रोन हो, ठीक है, आप उसके लिए ज्यादा क्या हो, फेवरेबल कंडीशन पे आते हो, वो आपको कभी भी धर सकती है, तो फिर आपको उससे बचने के लिए रहना चाहिए ना भाई, आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको मीठे से बचना चाहिए। ये सारे कुछ अगर प्रिकॉशंस को आप कैरी करते हो तो आप काफी हद तक, ठीक है, लाइफ के काफी हद तक, टाइम तक उस डिजीज को अपने ऊपर हावी होने से बचा सकते हो। तो हालांकि ये सारा जो डिस्कशन था ये बिल्कुल जनरल डिस्कशन था अबाउट द मिथ्स, बट इस तरह से अब आपको समझ आ गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि जेनेटिकली इनहेरिट होते हैं उनके बारे में आपको यहां पढ़ना है। अब ये जेनेटिकली इनहेरिट होने वाले डिसऑर्डर्स भी नॉर्मली आप कैसे पढ़ लोगे भाई, इसके लिए आप सबसे पहले पढ़ोगे पेडिग्री एनालिसिस। अब ये क्या होता है, ये किस तरह से पूरी की पूरी जनरेशन टू जनरेशन डिजीजेस किस तरह से ट्रांसफर होती हैं, उसको पढ़ने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया गया एक फ्लो चार्ट होता है। इस फ्लो चार्ट को बनाकर आप इस पेडिग्री एनालिसिस को बनाकर ये बता सकते हो कि भाई इससे पहले वाली जनरेशंस में अगर इतनी ये डिजीज थी और कोई इसको सिर्फ कैरी कर रहा था, खुद अफेक्टेड नहीं था, उसकी शादी हो गई किसी अफेक्टेड इंडिविजुअल से, तो अब उसके बच्चों में इस डिजीज के होने के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, और इसी प्रिडिक्शन को किया जाता है बाय यूजिंग द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, कैसे किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। अब ये आपको सिखाएंगे हम, ठीक है, जब हम आएंगे इस टॉपिक पे, और तब तक बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है, बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद यहां पहुंचोगे, ये लास्ट टॉपिक है। देन आएंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम 2 तरह से पढ़ेंगे भाई, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ये क्यों इस तरह से डिवाइडेड है, थोड़ा सा छोड़ दो यार, सब कुछ बता दूं अभी, हाँ लास्ट में पढ़ेंगे भाई, बहुत लास्ट का टॉपिक है वो, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। सी
तो अब आपको समझ आया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जो कि सब कुछ आपके आसपास बिल्कुल रिलेट करने वाले टॉपिक्स हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको सिर्फ आपने बुक में पढ़ लिया और छोड़ दिया और वो आपको कहीं काम ही नहीं आया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो आपको आसपास आपकी लाइफ में काम आएंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स को नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं बहुत 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 ही सारे क्वेश्चन से, जिनमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन, जो कह रहा है कि क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है कि क्यों एक हाथी हमेशा हाथी के बच्चे को ही जन्म देता है? हाँ, क्यों कभी वो किसी शेर को जन्म नहीं देता? क्यों कभी कोई हाथी चूहे को जन्म नहीं देता? क्यों कभी कोई हाथी बिल्ली को जन्म नहीं देता? बताओ, क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही नॉनसेंस लग रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, नॉनसेंस लग रहे हैं क्या किसी को भी? अगर किसी को नॉनसेंस लग रहा है ना, फटाफट से रीजन बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। फटाफट से मुझे रीजन बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉनसेंस लगते हैं? क्या आपको इसका रीजन पता है? क्यों कोई हाथी कभी किसी भी शेर, चीते, भालू, भेड़िए, बिल्ली, चूहे या इल्ली को जन्म नहीं देता? क्यों हमेशा एक हाथी हाथी को ही जन्म देता है? ऐसा क्यों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मेरे पास कहां से आए? मैंने एनसीईआरटी से उठाए, ठीक है? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फिलहाल, जैसे कि क्यों एक मैंगो के सीड को जब मैं बोती हूं और मैं सोचती हूं कि काश इससे लीची उग जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा मैंगो के सीड को मैं जब सो करके आती हूं तो मुझे प्रॉपर केयर करने के बाद हमेशा मैंगो का प्लांट ही उगता हुआ क्यों नजर आता है? ऐसा क्यों? बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। क्यों जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर उनके पेरेंट्स के जरूर शो कर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है मैम? क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ, या फिर सब कुछ सिर्फ एक मैजिक है कि भाई वो तो बनाने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो बस भगवान जो करता है वैसा हो जाता है, इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं? बताओ, क्या ऐसा लगता है आपको? और भी क्वेश्चंस हैं, और देख लो जरा। या फिर इन सारी चीजों के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म उसके जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों जन्म दे रहा है, उससे उसकी ही जैसी जनरेशंस क्यों आगे बढ़ रही हैं, इन सब चीजों में क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी होती है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, या फिर इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं? क्या है यार, क्या है इस सब का रूट कॉज? क्या है वो बेसिक से रीजंस? क्या है वो लॉजिक, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है? ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है सिबलिंग्स के बारे में, ठीक। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? क्यों कभी ऐसा होता है कि मैं अगर अपने भाई के साथ मार्केट जा रही हूं तो मुझे देख के ही कोई भी कह देता है, अच्छा भैया के साथ आई हो? क्यों भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो एक बार भी उन्हें भैया बोल के बुलाया ही नहीं, आपने कैसे पहचान लिया? शक्ल मिल रही है दोनों की, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हो, कोई भी देख के बता देगा दोनों भाई बहनों। अरे यार, मतलब सस्पेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि सबके सिबलिंग्स बिल्कुल सेम होते हैं, बट मोस्टली जो सिबलिंग्स होते हैं, राइट, और जो पेरेंट्स से उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जरूर ऐसे होते हैं। किसी के दांत मैच कर जाते हैं, किसी की आंखें मैच कर जाती हैं, किसी के लिप्स मैच कर जाते हैं, किसी की नोज एकदम सेम होती है, किसी का स्किन टोन एकदम सेम होता है, किसी के बाल उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिजेम्बलेंस को शो कर देते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है यार? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तुम लोगों को तो बहुत नॉनसेंस लग रहा था, मैडम हाथी हाथी को ही पैदा करेगा ना, हाथी से शेर पैदा होने लगा तो फिर तो क्या ही बात थी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत नॉनसेंस लग रहा था। जल्दी से बताओ, क्या आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दिया है? अगर आपने बता दिया है तो फिर मैं शुरू करूं अपनी कहानी। जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने बता दिया है? मैं शुरू करूं अपनी कहानी? आ जाओ। सी ये और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हमने देखे और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं, इन सब को आज आप इस चैप्टर में डील करने वाले हो, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस आते हैं किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? जेनेटिक्स। मुझे ऐसा लग रहा है इसको इतनी इज्जत क्यों दे रही हूं मैं? हाँ, बस जेनेटिक्स को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, लगना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट इंसान है। सी देन दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो चैप्टर है, ये आपको ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जेनेटिक्स वाला, जो आपकी यूनिट का नाम है, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में जो ये पूरा का पूरा कहानी है, फिनोमिना है, ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस से ही डील नहीं करता, ये वेरिएशन से भी डील करता है। और इसमें कौन सी नई बात है मैम? चैप्टर का नाम ही है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, किस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, साथ ही साथ उनमें वेरिएशंस कैसे पाए जा रहे हैं, दोनों बात से आपको वाकिफ करवाएगा। Okay, then inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basis of heredity. ये heredity का basis है, ठीक है। Then variation is the degree by which progeny differ from their parents. ठीक है, inheritance क्या है? Transfer of genetic characters from the parents to the progeny. This is inheritance. और अगर हम बात कर रहे हैं genetical terms में, तो this is heredity. Okay, और अगर हम बात कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो कुछ चीजों में रिजेंबल करने के अलावा बाकी तरह से एक दूसरे से बिल्कुल डिफर क्यों कर जाते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस क्यों पाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल वेरिएशंस है ना वो क्यों देखे जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। और आपको क्या क्या पढ़ना है, जरा जल्दी जल्दी देख लो भाई, पढ़ना भी है हमें। फर्स्ट टॉपिक, सी ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। बहुत ही पहले से, मतलब आप समझ रहे हो, इतनी पहले वाले टाइम से लोगों को पता है इस बारे में कि जो ये वेरिएशंस आते हैं ये कैसे आते हैं, ये आते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आपके अंदर पाए जा रहे हैं कि आपका जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से अलग है और पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग है, कुछ चीजें जरूर मैच हो रही हैं लेकिन कंप्लीटली आप बना रहे हो एक नया ही पेयर, राइट? क्यों? क्योंकि वो बन रहा है इंटरमिक्सिंग से, और इस इंटरमिक्सिंग से ही आते हैं क्या? वेरिएशन। ये इंटरमिक्सिंग होती है कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज नहीं होती, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो इसी से आएंगे वेरिएशंस। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिलेक्टिवली ब्रीड एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ये जो वेरिएशंस है ना, ये जो वेरिएशंस हैं जो आते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, इन वेरिएशंस को क्या किया गया, कई बार इनके साथ छेड़खानी की गई। ठीक है, ऐसी कई सारी जो आर्टिफिशियली किए गए फिनोमिनाज हैं जो कि आपने सुने हुए हैं, जैसे कि अगर एक कैरेक्टर है किसी एक स्पीशीज में जो कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका दूसरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और दूसरी एक सिमिलर स्पीशीज है, उसके पास वो वाला कैरेक्टर जो इसके पास अच्छा नहीं है वो उसके पास अच्छा है, लेकिन उसके बाकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा क्यों ना इन दोनों की सिमिलर स्पीशीज हैं तो इसका ये वाला कैरेक्टर का जो जीन है वो इसके अंदर डाल दिया जाए और इस वाली स्पीशीज को इतना अच्छा बना लिया जाए कि इसके पास अब दोनों अच्छे अच्छे कैरेक्टर हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो ना, छेड़खानी, आर्टिफिशियली ये सारी चीजों को करना, ये सब कुछ जो है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में, इस जेनेटिक इनहेरिटेंस वाले प्रोसेस या मैकेनिज्म के अंदर क्या किया गया, आर्टिफिशियली इन सारी चीजों को करवाया गया। ठीक है, ये सारे चेंजेस को करने की कोशिश की गई, जिससे क्या आए, जिससे कई बार डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए भी, कई सारे फेलियर्स भी देखने को मिले। ठीक है, कई सारे फेलियर्स भी देखने को मिले। तो भाई जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, धीरे धीरे आप बिल्कुल आज के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना। सी, जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, ये एक ऐसी प्रोसेस है, सी फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन द डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। ठीक है, जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज थी उनसे इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते 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 जो डोमेस्टिक वैरायटी बनी है, वेल नोन जो इंडियन ब्रीड्स हैं, साहिवाल अगर हम बात करें काउस की, ठीक है, पंजाब में ये वाली वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये सब जो ब्रीड्स हैं, ये सारी जो ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग की प्रोसेस क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और ये सब चीजें जो है ये आपने क्लास 11th में आपने पढ़ी है। ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, लेकिन वहां आपने प्लांट के बारे में पढ़ा है, तो प्लांट के बारे में जिस तरह से आपने पढ़ा है ऑलमोस्ट सिमिलर आप उस चीज को अब आप रिलेट तो कर पाओगे एनिमल से भी। ठीक, और वन बाय वन जैसे टॉपिक्स में आता जाएगा
जाएगा, मैं आपको यहाँ भी बताती चलूंगी। सी, so we must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. काफी सारी चीजें ऐसी हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें पता तो था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी के थ्रू क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, और जो है कैरेक्टर्स जो है उसमें वेरिएशन आता है, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आता है, लेकिन उससे किस तरह से डिजायरेबल कैरेक्टर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है और इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक बेसिस क्या है, कौन सी वो चीज है जिससे ये जो है इनहेरिटेंस हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ऐसा क्या है जो ट्रांसफर हो रहा है और वो करवा रहा है क्या, इस वेरिएशन को, इस इनहेरिटेंस को कॉज कर रहा है, इन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवाने वाली कौन सी जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज वहां पर, उतना ज्यादा साइंटिफिक बेसिस जो है इन फिनोमिनास का नहीं था एंसेस्टर्स के पास। समझे इस बात को, एंसेस्टर्स के पास इतना ज्यादा साइंटिफिक बेसिस इस चीज का नहीं था। ठीक है, ये जो जीन्स फैक्टर ये सब चीजें आई है ना, ये सब इन साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके इन्वेंट किए जो आप पढ़ने वाले हो। सी, तो अब जब वहां पर ये सब नहीं था मैम एंसेस्टर्स के पास, तो आया कब? सी, इन द मिड 19th सेंचुरी। ये सारी चीजें आई कब? मिड 19th सेंचुरी में। कब आई ये सारी चीजें? मिड 19th सेंचुरी में, जब सबसे पहला कदम उठाया गया किस तरफ, इस चीज को समझने की तरफ कि भाई इनहेरिटेंस हुआ तो हुआ कैसे, हाँ किसने करवाया, कैसे करवाया, किस चीज के थ्रू हुआ, सबसे पहला कदम उठाया गया मिड 19th सेंचुरी में इस चीज को पढ़ने के लिए। और जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट से साइंटिस्ट हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने किए काफी सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हाइब्रिड बनाना मतलब इसका कैरेक्टर उसका कैरेक्टर मिला दो, बना दो बिल्कुल बढ़िया सा कैरेक्टर। ठीक है, एक इसका अच्छा ले लो, एक इसका अच्छा ले लो और बना दो एक ऐसी वैरायटी जिसमें सारे अच्छे कैरेक्टर हो, बुरा वाला कैरेक्टर हटा ही दो। ठीक है, तो क्या मिलेगी? और अच्छी वैरायटी मिलेगी, और अच्छी वैरायटी मिलेगी। इस तरह की प्रोसेस को क्या कहोगे? बहुत जनरल टर्म्स में मैंने बताया आपको, इसे क्या कहोगे? हाइब्रिडाइजेशन कहोगे। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जितने भी पॉसिबल थे ना, वो सब किए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसके ऊपर? किसके ऊपर किए? सी, गार्डन पीस के ऊपर। अरे ये क्या हो गया? ग्रीन को ग्रीन से कौन हाईलाइट करता है मैडम? क्या हो गया आपको आज? गार्डन पीस के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स को किया। कब तक किया? देख रहे हो आप, डेडिकेशन देख रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो, 7 साल तक लगातार मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते गए करते गए करते गए। 7 इयर्स तक उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया। ठीक है, 1856 टू 1863, 7 इयर्स तक मेंडल ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया। आप समझ रहे हो ना कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज के लिए, कितना डेडिकेटेडली किसी चीज के पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके उससे डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। समझ रहे हो? हाँ, आपकी तरह नहीं एक बार पढ़ा चैप्टर समझ नहीं आया दूसरी बार पढ़ेंगे ही नहीं, हाँ इससे अच्छा तो दूसरा पढ़ लेता यार, नंबर मिल जाते। क्यों? मैंने 1 घंटे इस चैप्टर को पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, 1 घंटे में पूरा चैप्टर तुम समझने की उम्मीद रखते हो यार, तुम लोग मतलब कैसे कर सकते हो ऐसा? हाँ, थोड़ा डेडिकेशन लेके आओ अपने अंदर, कंसिस्टेंसी लेके आओ अपने अंदर, और कोई चीज अगर एक बार नहीं समझ आती है तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझो। ऐसे कैसे नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? ठीक है, मेंडल को देखो 7 साल तक कंसिस्टेंटली वो इन एक्सपेरिमेंट्स को करते रहे और मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। जब ये पूरा चैप्टर आप इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन 2 जीन दोनों पढ़ लोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। ठीक है, तब जाके उन्होंने ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को पूरा का पूरा क्या दिया है, एक नया डायरेक्शन दिया है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उन्होंने की है। ठीक, आप देखो उन्होंने फिर सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, उससे उन्होंने क्या प्रपोज किए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने काफी सारे फिर लॉज को प्रपोज किया। देन ड्यूरिंग मैंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। ये पहली बार, अच्छा कोई भी चीज जब पहली बार होती है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता है ना? देखिए ना सबने 3 इडियट्स, क्या बोलता है वो वहां पर वायरस, हाँ क्या बोलता है कि भाई फर्स्ट कौन आया था यही याद रहता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई याद नहीं रखता। हाँ, हालांकि मैं वहां पर जो इंटेंशन उसका था वो आपसे नहीं कह रही, बट कोई चीज जब पहली बार होती है तो हाँ बिल्कुल है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बारे में फिर पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन था। तो सबसे पहले जो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने किए, इन्हीं के वक्त ऐसा हुआ है कि
एक मैथमेटिकल पूरा का पूरा कैलकुलेशन और लॉजिक, और साथ ही साथ सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन दोनों तरह की चीजों को, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को और मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया नए नए रिजल्ट्स को निकालने के लिए, कैलकुलेशंस को करने के लिए, क्रॉस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये पहली बार हुआ था इन तीनों ब्रांचेस का मिलन, किसकी वजह से? मैंडल के इन्वेस्टिगेशंस की वजह से, ठीक है। 3 ब्रांचेस का मिलन हुआ था बायोलॉजी के अंदर। देन हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज। अब सोचो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया तो एक नॉर्मल से 1-2 सैंपल पे तो किया नहीं होगा, बहुत सारे, ठीक है, बहुत ही बड़ा इनका सैंपलिंग साइज था जिसके ऊपर इन्होंने किया क्या, बहुत सारे सैंपल्स थे जिनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उनके जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया ना, नए नए ऑब्जर्वेशंस को निकाल के जितना भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उस डाटा को बहुत ज्यादा फिर क्या मिली, बिल्कुल हर चीज अगर आप प्रूव करके दिखा दो कि नहीं ऐसा ही था, मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे पास तो वीडियो है, देखो इसने ऐसे करके ऐसे मारा था और मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो ऐसे हाथ पीछे करके खड़ा हुआ था, मैं तो बहुत भोला भाला मासूम, हाँ। तो अगर किसी चीज का प्रूफ मिल जाता है तो फिर वो क्या हो जाती है, हाँ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम टेस्टेड वेरीफाइड होके ट्रस्टेड हो जाती है कि भाई प्रूफ है, वीडियो है मेरे पास, राइट। तो सिमिलरली यहां पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारा जो है इस तरीके के कंक्लूजन्स निकाल के डाटा कलेक्ट किया, और वो कैसा हो गया, उसको बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली क्योंकि हर चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थी, हर चीज के रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए करके, ठीक है, प्रूव करके दिखाए। Then also the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel investigated characters in the garden plant that were manifested as 2 opposing traits, example tall or dwarf, yellow or green, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेसिक सी मतलब है इस बात की। ये कह रहे हैं कि भाई मैंडल ने जो अपने कैरेक्टर्स को यूज किया था ना, इस पूरे बिल्कुल एक क्रेडिबिलिटी वाले डाटा को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ऐसे सिंपल से कैरेक्टर्स को लिए थे जो कि क्या हो, बिल्कुल एकदम अपोजिट ट्रेट्स हो, ठीक है। एक कैरेक्टर अगर उन्होंने टॉल हाइटेड का लिया है तो दूसरा उन्होंने लिया डायरेक्टली ड्वार्फ हाइटेड का, एक अगर उन्होंने बिल्कुल कलरलेस प्लांट का लिया है तो एक उन्होंने लिया कलरफुल प्लांट का, इस तरह से अपोजिट ट्रेट्स को उन्होंने लिया, ठीक है, ताकि जब उनके बीच में वो हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो रिजल्ट एकदम क्लियरली दिखे, ठीक। अब ये बताओ कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सारी चीजों को पढ़ते वक्त जो मन में आता है कि 7 साल तक लगातार एक ही प्लांट पे करते रहे, तो जिस प्लांट का उन्होंने सिलेक्शन किया वो प्लांट में कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी उस प्लांट में जिसकी वजह से उन्होंने उसी को सिलेक्ट किया। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए नहीं, ये काफी सारे क्वेश्चंस के साथ डील करने में भी आपको हेल्प करेगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, अपने 7 साल उन्होंने इस प्लांट को दिए हैं, तो कुछ तो खास बात होगी ना, कुछ नहीं, बहुत खास बातें हैं इस प्लांट के अंदर। चलो समझते हैं, समझते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। सी दे आर इजी टू कल्टीवेट, इन्हें कल्टीवेट करना, इन्हें उगाना बहुत आसान था, दे आर इजी टू कल्टीवेट, इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट था, आज उगाया तो मैं 4 साल बाद मुझे प्रोजनी मिलेगी तो कब एक्सपेरिमेंट करूंगी, कब रिजल्ट निकलेगा, कब नया एक्सपेरिमेंट करूंगी, हाँ नहीं, लाइफ साइकिल कैसी है, छोटी, जल्दी एक कोई हाइब्रिडाइजेशन किया, एक कोई चेंज किया, नया प्लांट उगा, कितनी जल्दी उग गया, ठीक है, फिर दूसरा किया, फिर कुछ हुआ, फिर जल्दी उग गया, फिर दूसरा किया, तो उसको क्या मिला, बहुत ज्यादा मल्टीपल मौके मिले, राइट, इस प्रोसेस को करने के लिए। तो भाई लाइफ साइकिल शॉर्ट होना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। देन फ्लावर्स ऑफ द पी प्लांट आर बायसेक्सुअल, पी प्लांट के जो फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, बायसेक्सुअल प्लांट्स होने से भी फायदा मिला। देन ठीक है, बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स, हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, बताया हुआ है मेरा, जल्दी से बताओ, क्लास 11th में क्या पढ़ा नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ा नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फ्लावर जिसके अंदर एक ही सेक्स है, और बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों सेक्स हैं, ठीक है। तो इसके फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, मतलब क्या होता है इसके पास, स्टेमन भी होता है, पिस्टिल भी होता है, दोनों होते हैं, तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स इसके होते हैं, ओके। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर है ना, मतलब वो खुद से पॉलिनेट कर सकता है, उसके पास क्या है, एंथर भी है, उसी का स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन लाइन कर जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही सकता है, साथ ही साथ इन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है।
ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है इनके अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी अवेलेबिलिटी है जो इनके अंदर है, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स को कर पाए, वरना हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाते। ठीक है, देन ट्रू ब्रीडिंग और प्योर प्लांट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस जो इनके अंदर होती है इजीली, उससे जो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है ना कि भाई अपने तरफ से जो ये पूरे की पूरी एक जनरेशन को ऑब्टेन करके देंगे बिना हमारी छेड़खानी के, तो वो कैसी जनरेशन होगी, ट्रू जनरेशन कैसी होगी, वो पूरी जनरेशन को ऑब्टेन कर पाना इनके अंदर आसान है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ये कर सकते हैं, है ना। देन और कौन से कैरेक्टर्स थे इनके पास, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्ली विदाउट एनी डिफिकल्टी। इनके कैरेक्टर्स को बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, देखा जा सकता है, डिफरेंस नोटिस किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कोई इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उसके लिए कोई साइंस नहीं लगानी है आपको। मतलब अगर मैं बात करूं इनके जो कैरेक्टर्स थे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टर्स को लिया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, ये तो मैंने बता दिया। कौन कौन से लिए थे ये मैं बताऊंगी। ये सारे कैरेक्टर्स कैसे थे, बिल्कुल इजीली देखे जाने वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सीड का शेप एकदम बढ़िया सा गोल मटोल चिकना वाला है, या फिर सीड का शेप कैसा है, बिल्कुल सिकुड़ता हुआ। ठीक है, तो आप बताओ आपको इसमें कोई साइंस लगाने की जरूरत है? आपने ऐसे पी को खोला, देख लिया भाई सिकुड़े हुए शेप की मिल रही है या बढ़िया गोल 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 मटोल मटर मिल रही है, इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे। फ्लावर जो है वो एक कलर का आ रहा है या फिर बिल्कुल कलरलेस आ रहा है, बिना कुछ किए आपको बस देख के पता चल जाएगा कैरेक्टर उसका, राइट। तो ये जो उसके अंदर डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे, देख के पता लग रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द ट्रेट्स इन द प्लांट कैन बी इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते थे, जैसे कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ तुरंत दिख जाएगा भाई, कौन लंबू कौन छोटू। देन दीज प्लांट्स पजेस लार्ज फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स काफी बड़े बड़े थे, और इन बड़े बड़े फ्लावर्स में जो स्टेमन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको क्या कर पाना आसान था। बड़े बड़े और ओपन फ्लावर्स हैं तो मेल को तुरंत भाई काट के अलग कर पाना आसान है, जब भी आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाने हैं, है ना। अगर कोई क्लोज्ड फ्लावर होता या कोई बहुत छोटा सा फ्लावर होता तो उसमें से मेल को काट कर अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन इनके फ्लावर्स बिल्कुल सफिशिएंट साइज के, आराम से स्टेमन को कट करके अलग किया जा सकता है। ठीक है, ताकि क्या करवाया जा सके, दूसरे अपना डिजायर्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करवाने की प्रोसेस को करवाया जा सके। ठीक, तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। नाउ आ जाते हैं हम किस चीज के ऊपर, दैट इन सब चीजों की वजह से ही उन्हें क्या मिला, ये सारी जो इसकी अवेलेबिलिटी थी ना, ये सारे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंस थे, ये सारे जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, इन्हीं की वजह से उनको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल पाया, जिनसे उन्होंने काफी सारे रूल्स को फिर डेवलप करके बताया काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये देखो यहां पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। जैसे कि अगर सीड के शेप की बात करें, ठीक है, तो एक राउंड शेप है और एक रिंकल्ड शेप है, क्लियरली ऑब्जर्व किया जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीड का कलर क्लियरली दिख जाएगा कि येलो कलर की मटर उग रही है या फिर ग्रीन कलर की, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए उसको पता करने के लिए। फ्लावर का कलर तो और ही दूर से दिख जाएगा, इसके लिए तो फिर भी आपको मटर छीलनी है, इसमें तो आपको वो भी नहीं करना, फ्लावर वैसे ही दिख जाएगा वॉयलेट उगा है या व्हाइट उग रहा है, हाँ पूरा उगने के पहले ही दिख जाएगा कौन सा उग रहा है। पॉड शेप जो है वो क्लियर दिख जाएगा भाई कि अगर बिल्कुल पूरा फुल पॉड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड सुकड़ा सुकड़ा सा पॉड उग रहा है। ठीक है, जो मटर की फली होती है ना उसकी बात हो रही, पॉड मतलब क्या, फली पूरी बढ़िया तरीके से प्रॉपर ग्रोथ वाली है या फिर एकदम सिकुड़ी हुई सी छोटी सी अबनॉर्मल ग्रोथ वाली है, क्लियर दिखेगी। पॉड का कलर जो है वो मटर की जो फली है वो ग्रीन कलर की उग रही है या येलो कलर की, क्लियरली दिखाएगा। हाँ, तो कितने क्लियरली ऑब्जर्व किए जाने वाले कैरेक्टर्स इनके पास हैं और कितने ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनके पास हैं, वैरायटी कितनी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कई सारे हाइब्रिडाइजेशन को कर पाना, कई सारे क्रॉसेस को लगा पाना आसान है, राइट, ये रीजन है। नाउ Mendel conducted such artificial pollination और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पीप लाइन्स। ठीक है, मेंडल ने ऐसे काफी सारे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है, तो ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स इनके ऊपर कंसिस्टेंटली किए, इन सारे कैरेक्टर्स को क्या करके एक दूसरे से बिल्कुल छेड़खानी करते करते कि भाई कुछ अच्छे से, कुछ बढ़िया तरीके से कुछ लॉज मिल जाए, कुछ रूल्स मिल जाए कि कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस किस तरह से हो रहा है। देन a true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and expression of several generations। ये जो एक डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही है, इसको बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर लो और इसको कभी भी जीवन में भूलना नहीं। ठीक है, एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग जनरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन या
जनरेशन या कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब जब कंटिन्यूअसली एक फ्लावर है, उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर उससे जो फ्लावर बना उसने भी सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर उससे जो फ्लावर बना उसने भी सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर उससे जो फ्लावर बना उसने भी सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब बिना किसी की छेड़खानी के कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होते 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 कैरेक्टर्स उनके अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर बिल्कुल एक लाइन जो है ना, एक प्रॉपर चेन जो है, एक प्रॉपर डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है कैरेक्टर्स का कि किस तरह से नेचुरली इनहेरिटेंस किस तरह से हो रहा है इनके अंदर, ठीक है। और फिर जब हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस पैटर्न पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन होना जरूरी है। तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन इनकी डेवलप कर पाना कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से बहुत आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने कम से कम ऐसी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की जो वेराइटीज थी उनको क्या किया, ऑब्टेन किया, ठीक है। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज को ऑब्टेन किया, ठीक है। अब ये 14 कैसे आएंगी ये बताओ, ये 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज किस तरह से आएंगी ये बताओ, जल्दी बताओ कैसे आएंगी ये 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज। यहां देखो, यहां देखो, इनसे आएंगी। सी यहां पर आपको जो ये कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे अभी कुछ हमने डिस्कस किए थे डायग्राम वाले में, ठीक है, ये वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे, ठीक है। कितने दिख रहे हैं आपको, ये 7 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 7, ठीक है। स्टेम की हाइट के उसके पास 2 कैरेक्टर, ठीक है। फ्लावर के कलर के उसके पास 2 वैरायटी, ठीक है। टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, वॉयलेट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। फ्लावर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो भी उसके पास 2 वैरायटी, एकदम एक्सियल पोजीशन पे भी आता है फ्लावर और टर्मिनल पोजीशन पे भी आता है। पॉड का शेप भी 2 वैरायटी का, इन्फ्लेटेड पॉड भी होता है, कंस्ट्रक्टेड पॉड भी होता है। पॉड का कलर भी 2 तरह का, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। सीड का शेप भी 2 तरह का, राउंड भी होता है और रिंकल्ड सीड भी होता है। सीड के कलर भी 2 तरह के, येलो सीड्स भी होते हैं और ग्रीन सीड्स भी होते हैं। अब आप समझो टोटल अगर 7, तो ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट वाले ट्रेट्स हैं। टोटल ट्रेट्स कितने हो गए, हाँ 7 × 2 कितना होता, 14। तो बस आप समझो कि इस एक सिंगल ट्रेट को मैंने उठाया, टॉल ट्रेट को, ठीक है, और मैं उसमें कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन वाली पूरी एक लाइन मैंने डेवलप कर ली, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक। इस तरह से मैंने सारे ट्रेट्स के साथ किया, सारे ट्रेट्स के साथ किया। तो मेरे पास कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस डेवलप हो जाएंगी एट लास्ट, 14, राइट। कितनी डेवलप हो जाएंगी एट लास्ट, मेरे पास 14। कितने ट्रेट्स है मेरे पास, 14, राइट। हर एक ट्रेट की मैंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन पहले डेवलप की, उसके बाद मैंने उसके साथ छेड़खानी करना शुरू किया कि भाई नेचुरली तुम अगर ऐसे चलते हो तो मेरे ऐसे धक्का मारने के बाद तुम कितना गिर पाते हो, उठ पाते हो, चल पाते हो या लड़खड़ा के चलते हो। वेरिएशन तभी पता चलेगा जब उस इंसान की ओरिजिनल चाल आपको पता चलेगी कि वो ओरिजिनली कैसे चल रहा था। पता चला वो पहले से ही लंगड़ा था, आप सोच रहे हो आपने धक्का मारा इसलिए वो ऐसे चल रहा है, हाँ कैसे पता चलेगा? कंपेयर करने के लिए आपके पास पता होना चाहिए उसकी ओरिजिनल वैरायटी और आपके चेंज करने के बाद आए हुए चेंजेस, राइट। तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो डेवलप होंगी वो कितनी होंगी, 14 होंगी मेंडल के पास। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मेंडल ने कितनी वैरायटी को देखा भाई, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटीज को उन्होंने निकाला एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर, ठीक है। पेयर्स में इस तरह से ये सब कैसे थे, पेयर्स में है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं ये, ठीक है। तो सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड। इनमें से कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ये बता रहे हैं, तो आप कुछ क्यों बता रहे हो भाई, हमने तो पूरा ही देख लिया, ये देखो, हाँ कुछ क्यों बता रहे हो, हमने तो पूरा ही देख लिया, ठीक। तो भाई इस तरह से आज हमने समझा, ठीक है, इस तरह से आज हमने समझा अबाउट द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कि उन्होंने किसके ऊपर किए, उसी के ऊपर क्यों किए, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं उठा लिया, उसमें ऐसी क्या खास बात थी, और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन से थे, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कितनी बनी, ठीक है। इतना सब कुछ आज आपने जान लिया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर क्रॉस लिख के बताए थे, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और पुनेट स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। आज की क्लास का पढ़ा हुआ आपको इस पूरे चैप्टर में लास्ट तक काम आएगा, ठीक है। आज की क्लास का पढ़ा हुआ आपको इस पूरे चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक काम आएगा। तो इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स भी अगर देखना पड़े तो देखना, पर इसकी एक भी चीज को भूलना नहीं, समझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। लेकिन अगर आपने इससे पहले, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुके हैं जो इसके बाद वाला चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा है या इससे पहले कंप्लीट हुए उसके
पूरे के पूरे चैप्टर्स भी आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट यूनिट भी अगर आपने नहीं देखी है, तो भाई फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे इस ऑप्शन के अंदर 2 प्लेलिस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी और लाइव लेक्चर्स की भी, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट में से आपका अगर कोई भी पोर्शन छूटा हुआ है तो आप जाके फटाफट से देख सकते हो, और ये चीज आप पढ़ सकते हो हमारी ऐप के थ्रू भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से आप इस पूरे के पूरे फुल कोर्स कंटेंट को, ये पूरा जो फुल कोर्स कंटेंट आपको यहां दिख रहा है, इसे एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और साथ ही साथ अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाओ और अवेल कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।